सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी सेकंड ईयर में एक टॉपिक का अध्ययन करते हैं कॉर्डेट्स में। टॉपिक है एक्वाटिक एडेप्टेशन इन मैमल्स, यानी कि स्तनधारियों में जलीय अनुकूलन। हमने पढ़ रखा है पहले की कक्षाओं में कि अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन होता है किसी भी नई परिस्थिति और वातावरण में किसी भी जंतु के द्वारा अपने को उस नए वातावरण के अकॉर्डिंग या नए वातावरण के अनुसार ढाल लेना। उस नए वातावरण के अनुसार ढालने में उसके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, यही अनुकूलन कहलाता है। तो जलीय जो मैमल्स थे, मैमल्स बेसिकली स्थलीय प्राणी हैं। स्थल से कुछ प्राणी जल में गए, तो जल में जाने के कारण से उनमें परिवर्तन हुए। तो एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं। प्राइमरी एक्वाटिक एनिमल, प्राथमिक जलीय जंतु, वे जंतु जिनके पूर्वज भी जलीय थे, जैसे फिशेस जो होती है ये जलीय ही होती है। तो फिशेस के अंदर सारी की सारी जो मछलियाँ होती है ऐसे आकृति के अंदर होती है। ये देखो धारा रेखित शरीर है, चपटा शरीर है, तो जल इनके अंदर बाकायदा डिवाइड हो जाता है और ये आगे बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे जंतु कहलाए सेकेंडरी। सेकेंडरी वे एनिमल एक्वाटिक कहलाए जो भोजन, स्थल, स्पेस, वातावरण की स्पर्धा के कारण जल स्थलीय जीवन को अपनाया। जैसे एग्जाम्पल है हिप्पोपोटामस, ऑटर। ये जल में भी रह लेते हैं, थल में भी रह लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल जिनके पूर्वज तो स्थलीय थे किंतु कंप्लीटली वाटर के अनुकूल हो गए, जैसे एग्जाम्पल है मैमल्स में व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पोइज। ये एनिमल कंप्लीटली एक्वाटिक हो गए। तो ये सेकेंडरी एक्वाटिक मैमल्स कहलाए, यानी इनके पूर्वज तो स्थलीय थे किंतु इन्होंने अपने को जल में रहने के अकॉर्डिंग ढाल लिया। सेकेंडरी एक्वाटिक एनिमल के अनुकूलन ही द्वितीयक जलीय अनुकूलन कहलाते हैं, सेकेंडरी एक्वाटिक एडेप्टेशन कहलाते हैं। अब ये जो व्हेल, डॉल्फिन, पोर्पोइज आदि एनिमल है, इनके अंदर कौन कौन से अनुकूलन हुए? जैसे सबसे पहला है स्ट्रीमलाइन बॉडी, धारा रेखित शरीर। जैसे मैंने अभी बताया था, धारा रेखित का तात्पर्य है ऐसे त्रिकोणाकार शरीर होना। सारी मछली, चाहे डॉल्फिन हो, चाहे व्हेल हो, चाहे पोर्पोइज हो, इनके अंदर इस प्रकार की आकृति होती है जिसे हम धारा रेखित या स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। पूंछ लंबी हो सकती है जैसे वॉल्यूर्स में, व्हेल में। और जल के प्रतिरोध के लिए ये जो धारा रेखित शरीर होता है ये बेसिकली स्पिंडल शेप्ड है, तो वाटर करंट इसके अंदर कट जाता है और ये आसानी से तैरते हैं। दूसरा, ये जितने एनिमल्स होते हैं इनके अंदर गर्दन छोटी होती है। अब जितनी मछलियाँ होती है इनकी एक बेसिक बॉडी के अंदर वाटर एनिमल में हेड और नेक आपस में फ्यूज्ड होता है। इनकी आकृति ऐसे नहीं होती कि ये तो सिर हो गया और उसके बाद में इनका शरीर है, ये इस प्रकार से, ये बीच में ये गर्दन हो गई, ऐसे नहीं है। गर्दन और धड़, ये सिर और ये धड़, इनके अंदर सिर और धड़ अलग नहीं होके आपस में यहाँ ये फ्यूज़न हो जाता है और बॉडी कंटिन्यूस रह जाती है। इससे जल संतुलन में इनको सहायता मिलती है। तो स्पिंडल शेप्ड हो जाता है, स्ट्रीमलाइन्ड हो जाती है, ग्रीवा छोटी होती है, इससे शरीर संतुलन में सहायता होता है। और एक और विशेषता जो देखी गई है वो ये है एक और विशेषता जो देखी गई है वो ये है कि व्हेल के अंदर तो जो ये ग्रीवा कशेरुकाएं जो होती है गर्दन के अंदर, ये फ्यूज्ड हो जाती है और फ्यूज होने से गर्दन का आकार छोटा हो जाता है।
अब एक और लक्षण है चलनांग। जो ये सेकेंडरी एक्वाटिक एडेप्टेशंस होते हैं, इनके अग्रपाद चप्पुओं में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी मछलियों के अंदर ये ऐसी स्ट्रक्चर हो गई। ये जो स्ट्रक्चर फ्लिपर्स कहलाती है। किलर वेल में डॉर्सल फिन पाया जाता है। ये डॉर्सल साइड के अंदर ये डॉर्सल फिन है किलर वेल में। टेल में कॉडल फिन भी पाया जाता है। जैसे कोई टेल पाई जाती है तो इसके नीचे की तरफ ऐसा ये फिन पाया जाता है, जो कि जल के अंदर बैलेंस करने में सहायता करता है। तो ये कॉडल फिन भी देखी गई है। सिटेशिया में जो कॉडल फिन होता है वो क्षैतिज पंखों में विभक्त हो जाता है। ये सिटेशिया ये ऐसे ये दो कॉडल फिन बन जाता है। इस प्रकार से सिटेशिया में जो पीछे की आकृति होती है उसकी ऐसे हो जाती है। तो ये पीछे की तरफ दो कॉडल फिन डिवाइड हो जाते हैं हॉरिजॉन्टल लोब्स में। इन संरचनाओं को फ्लूक्स कहते हैं। ये संरचना इन मछलियों में फ्लूक्स कहलाती है। ये फ्लूक्स बन गए। तो ये जो फ्लूक्स होती है इससे इनको चप्पुओं की तरह आकृति होती है, तो पानी को फेंकने में हेल्प करती है और स्विमिंग इनकी स्मूथली होती जाती है। वॉल्यूर्स और सी लॉयंस होते हैं, उनके पश्चपाद फ्लिपर्स में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे टेल पाई जा रही है और अग्रपाद तो है ही है, ये पिछले पाद भी ऐसी स्ट्रक्चर हो जाता है। अगले पाद भी फ्लिपर्स है और ये पोस्ट जो पीछे के लेग होते हैं ये भी फ्लिपर्स में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इनको गमन में सहायता मिलती है। अब जो ये जलीय जंतु होते हैं उनके कुछ स्केलेटन में भी चेंजेस होते हैं। कपाल इनका छोटा होता है और स्नाउट में रूपांतरित हो जाता है। ये आगे का भाग स्नाउट कहलाता है, नुकीला। अस्थियाँ इनके अंदर बॉडी में हल्की और स्पंजी होती है, और हल्की और स्पंजी होने के कारण इनके अंदर एक विशिष्ट लक्षण विकसित हो जाता है। इसको उत्प्लावकता, बायोंसी, यानी कि पानी के अंदर इनको हल्कापन महसूस होता है ताकि तैरने में सुविधा महसूस हो। इसके अलावा एक अन्य विशेषता इनमें होती है कि जो इनकी पाँव की अस्थियाँ होती है वो छोटी और सघन होती है या एब्सेंट भी होती है। कुछ जंतुओं में तो ये अवशिष्ट रूप में भी पाई जाती है, वेस्टिजियल पाई जाती है, जो मांस में स्थित होती है। इनका जो अध्यावरण होता है, त्वचा पर बाल जनरली एब्सेंट होते हैं या अत्यंत हासित हो जाते हैं और मुख के निकट कांटों के रूप में पाए जाते हैं। त्वचा पर बाल हासित होने के कारण से इनको तैरने में सहायता मिलती है, क्योंकि यदि त्वचा पर घने बाल होते तो पानी में प्रतिरोधक क्षमता इनकी कम हो जाती, तैरने में इनको असुविधा महसूस होती। तो त्वचा पर बाल रिड्यूस्ड हो गए। स्वीट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड भी इनमें एब्सेंट होती है, क्योंकि पानी में रहने के कारण इनका कोई उपयोग नहीं होता, तो इनकी त्वचा के अंदर ये दोनों ग्रंथियाँ एब्सेंट हो गई। एक अन्य विशेषता जो इनके अंदर पाई जाती है, जो इनकी स्किन होती है, स्किन के अंदर एपिडर्मिस के बाद डर्मिस के अंदर ऐसा एक मोटा वसा का स्तर पाया जाता है। ये फैट लेयर है, वसा का स्तर। इस फैट लेयर को बल्बुलर कहते हैं। तो ये बल्बुलर मोटा स्तर पाया जाता है। ये जो मोटा स्तर होता है भोजन आदि को सुरक्षा रखता है। फैटी लेयर होती है, यही बल्बुलर, भोजन आदि डिपॉजिट रहता है इसके अंदर, तो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी के अंदर। सी काऊ और वाल्यूर्स जैसे जो जंतु होते हैं, इनके दांत अत्यधिक लंबे और पीछे की तरफ मुड़े हुए भी रहते हैं। इनको बिल आदि खोदने में आसानी रहती है, जंतुओं को ढूंढने में, शिकार करने में आसानी रहती है। अन्य जंतुओं में ये दांत एब्सेंट होते हैं या रिड्यूस्ड होते हैं। भोजन चबाने की क्षमता का दांत के एब्सेंट होने के कारण इनमें अभाव होता है, जबकि व्हेल में दांत अत्यंत सरल होते हैं और समान आकृति के होते हैं। समान आकृति के होने के कारण से ऐसे दांतों को हम समदंती कहते हैं। तो ये हेट्रोडॉन्ट टीथ नहीं है, ये लगभग 100 लाइक समान आकार के दांत हैं, तो इनको हम होमोडॉन्ट कहते हैं। स्पर्म व्हेल में एक ही दांत पाया जाता है। इसके अलावा
इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कुछ अनुकूलन विकसित हो जाते हैं। इनके अंदर जो स्किन होती है वो बड़ी मॉइस्ट होती है, तो नम त्वचा श्वसन में हेल्प करती है। फेफड़े इनके अंदर इलास्टिक होते हैं और अत्यधिक वायु को संग्रह करने हेतु अनुकूलित होता है। एक्स्ट्रा एयर को कलेक्ट करते हैं ताकि श्वसन में हेल्प मिले, ताकि पानी के अंदर ये गोता भी लगाएं तो ये इलास्टिसिटी जो अधिक फेफड़ों की होती है और एयर इन्होंने संग्रहित कर रखी है वो गोता लगाने में इन जंतुओं को हेल्प करती है। इसके साथ साथ नासा छिद्रों पर त्वचा के वलन पाए जाते हैं, तो नासा छिद्रों पर वलन से ये उन अपर्चर्स को ढक लेते हैं और पानी नाक के अंदर प्रविष्ट नहीं होता और ये पानी में तैरते भी आसानी से हैं और गहराई में गोता भी आसानी से लगाते हैं। जो थोरैक्स रीजन होता है इनके बॉडी के अंदर, उसमें रक्त वाहिकाओं का जालक पाया जाता है। व्हेल आदि जैसे कई जंतुओं के अंदर जो थोरैक्स रीजन में जाल पाया जाता है, इसको रीट या मिराबेलस कहते हैं। इस रीट या मिराबेलस के कारण से इनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि रक्त का अतिरिक्त जाल है तो उस वहाँ अतिरिक्त ऑक्सीजन रहती है और ये ऑक्सीजन इनके हार्ट को सप्लाई करता है और ये हार्ट प्रॉपरली वर्क करते हैं और ये अधिक समय तक गोता लगाने में भी सक्षम हो जाते हैं। पेशियों के अंदर एक बड़ी विशेषता होती है मायोग्लोबिन की मात्रा। ये जो प्रोटीन होता है ये अत्यधिक होता है। ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होकर ऑक्सी मायोग्लोबिन बनाता है, तो इनको अतिरिक्त पेशीय कार्य करते समय ऑक्सीजन सप्लाई रहती है। इनकी आंखें हल्के प्रकाश हेतु अनुकूलित होती है। इनके जो कान होते हैं उनमें ईयर पिन्ना का अभाव होता है। बाहर यदि कान होंगे तो तैरने में बाधा उत्पन्न करते, तो इनके अंदर ईयर पिन्ना बाह्य कर्ण का अभाव होता है। और केवल ये जो बाह्य कर्ण होता है एक छोटे से रंध्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। व्हेल के अंदर लेटरल लाइन ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। ये मछलियों का गुण है, लेकिन कुछ जलीय जंतुओं में विकसित हो गया। लेटरल लाइन ऑर्गन होने के कारण से ये जल के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस होती है उनको तत्काल ग्रहण कर लेते हैं, इनको पता चल जाता है। और कई स्तनधारियों के अंदर जो जलीय होते हैं उनमें जो ऑयल होता है वो स्टोरेज, लिक्विड ऑयल स्टोरेज होता है, जैसे स्पर्म व्हेल के अंदर। और ये ऑयल होता है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द्रव स्थैतिक दाब बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार जो ये एक्वाटिक मैमल्स होते हैं उनके श्वसन तंत्र के अंदर, उनके दांत में, उनके अध्यावरण में, उनका स्केलेटन सिस्टम में, उनके लोकोमोटरी ऑर्गन, उनके नेक और उनकी बॉडी शेप, ये सारी की सारी ऐसी होती है कि इन सारे जंतुओं को पानी के अंदर तैरने के अंदर सहायता मिलती है और उनके बॉडी को एक तैरने लायक मशीन जैसी संरचना में रूपांतरित करने में ये सारे लक्षण सहायक होता है। धन्यवाद बहुत बहुत। हम फिर कोई अगली बार टॉपिक लेंगे, कोऑर्डिनेट में छोटा सा।